कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था पूरा पाषाण काल के उपवर्गीकरण के बारे में, वहाँ के पत्थरों के बारे में, वहाँ के औजारों के बारे में, वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ की जीविका कैसी थी, इस तरह की और भी चीज़ों के बारे में हमने देखा था। अब आज की क्लास में हम वहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में देखेंगे, यानी कि पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पूरा पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों को देख रहे हैं। इस स्थल के क्रम में पहला क्रम जो है तो उसमें हम देखेंगे सोहन क्षेत्र को। महत्वपूर्ण स्थल में सबसे पहले हम देखेंगे सोहन क्षेत्र को। सोहन क्षेत्र के बारे में अगर हम देखें तो सोहन क्षेत्र के महत्व का उजागर किसने किया था? तो सोहन क्षेत्र के महत्व का उजागर येल तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डिटेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एक टीम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इसके महत्व का उजागर? तो येल यूनिवर्सिटी के डिटेरा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पीटरसन, इन दोनों के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था और उस टीम के द्वारा किसके बारे में उजागर किया गया, किसके बारे में बताया गया? तो सोहन क्षेत्र के बारे में बताया गया। इसी वजह से इस क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय महत्वता सामने आती है। तो इस कारण से इसका महत्व, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का भी स्थान हो जाता है सोहन क्षेत्र। आगे हम लोग देखेंगे कि सोहन क्षेत्र से ही सबसे पहले हस्त कुठार का प्रमाण मिला है। हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला है सोहन क्षेत्र से। तो सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है? सोहन क्षेत्र से मिला है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल के अत्यधिक साक्ष्य मिले हैं। तो पाषाण काल को हमने पिछले के वीडियो में देखा है कि पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। जैसे वातावरण में या फिर औजारों में परिवर्तन के कारण हमने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल के यहाँ पर अत्यधिक साक्ष्य मिले हैं। तो निम्न पूरा पाषाण के अत्यधिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सोहन क्षेत्र में मिले हैं। और इसमें इतने ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं कि इन साक्ष्यों के आधार पर निम्न पूरा पाषाण को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो सोहन क्षेत्र से निम्न पूरा पाषाण के अत्यधिक साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इस आधार पर पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या करते हैं? पूरा पाषाण काल के निम्न पाषाण काल को भी 5 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक हो जाएगा प्री सोहन, दूसरे नंबर पे अर्ली सोहन, तीसरे नंबर पे देखें तो मैच्योर सोहन, चौथे नंबर पे देखेंगे तो लेटर सोहन और 5वें नंबर पे इवेल्युएट सोहन। तो इस तरह से 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हम देखेंगे रेवात। सोहन क्षेत्र के बाद आगे हम क्या देखेंगे? रेवात के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो रेवात के बारे में हम लोग देखेंगे। तो रेवात जो है वो कहाँ पर है? तो वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। रेवात कहाँ है? पाकिस्तान के रावलपिंडी में रेवात स्थित है। रेवात से हमें पशु हड्डी का प्रमाण मिला है। रेवात का जब उत्खनन किया गया तो वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पशु हड्डी मिली है, तो वहाँ से हमें पशु हड्डी का प्रमाण मिलता है। पैरामैग्नेटिक मेथड से अगर इस स्थान के आयु के बारे में जाना जाए तो ये 18 लाख वर्ष पुराना है। पैरामैग्नेटिक मेथड से अगर हम इसकी आयु के बारे में पता करें तो ये 18 लाख वर्ष पुराना है। इससे ये पता चलता है कि ये क्या है? ये सबसे प्राचीनतम स्थलों में से एक है, यानी सबसे प्राचीन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेवात की हम बात करें तो इससे ये तो पता चला कि ये 18 लाख वर्ष पुराना है। उसके बाद ये सबसे प्राचीन स्थल है। लेकिन इससे पहले यानी कि प्रथम साक्ष्य हमें किस स्थल पर मिला है? तो पलवरम तमिलनाडु में हमें प्रथम साक्ष्य मिला है। और ये भी क्या है? 18 लाख वर्ष पुराना ही है। लेकिन प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ मिला है? पलवरम में मिला है। रेवात की हम बात करें तो रेवात भी पूरा पाषाण काल को पीछे ले जाने वाला स्थल है। पीछे लेके जाने वाला यानी कि इसकी पूर्वता के बारे में हमें पता चल रहा है। तो रेवात भी जो है वो भी पूरा पाषाण काल को पीछे ले जाने वाला स्थल है। आगे अब रेवात के बाद हम देखेंगे बोरी।
बोरी बोरी जो है वो महाराष्ट्र के कुकरी नदी तट पर स्थित है, यानी कुकरी नदी के पास में है। बोरी जो है वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र के कुकरी नदी तट के पास में है। 1987 से पहले कोई भी बोरी के बारे में नहीं जानता था, इस स्थान की कोई महत्वता नहीं थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन 1987 में ही, इससे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन इसी समय 1987 में ही ये बात पता चला कि यहाँ पर भविष्य में कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, भविष्य में कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, जिसमें से जो मैग्मा निकला, तो उस मैग्मा से वहाँ के जीव जंतु, वनस्पति, औजार, हथियार, इस तरह की सारी चीज़ें क्या हो गई, नीचे धंस गई, नीचे धंस गई, सब कुछ नष्ट हो गया। अब ये जो नीचे धंसे हुए चीज़ जो मिले, तो इसको पोटेशियम आर्गन मेथड से इसकी आयु पता की गई, पोटेशियम आर्गन मेथड से इसकी आयु पता की गई, तो पता चला कि ये 14 लाख वर्ष पुराना है, 14 लाख वर्ष पुराना है। अब पूरा पाषाण काल की हम लोग बात करते हैं इसमें, तो रेवात की तरह बोरी भी पूरा पाषाण काल को पीछे ले जाने वाला स्थल है, यानी कि इससे भी इसकी प्राचीनता का पता चलता है। तो रेवात की तरह बोरी भी क्या है कि पूरा पाषाण काल को और पीछे लेके जाने वाला स्थल हो जाता है। बोरी के बाद अब हम नेवासा देखेंगे। बोरी के बाद नेवासा। नेवासा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी परवाना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेवासा कहाँ पर स्थित है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी परवाना नदी है और उसके तट पर स्थित है महाराष्ट्र में। नेवासा से क्या मिले हैं, तो नेवासा से अधिक मात्रा में पूरा पाषाण काल के पशु जीवाश्म तथा पशु हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। नेवासा से क्या मिला है, अत्यधिक मात्रा में पूरा पाषाण काल के पशु जीवाश्म तथा पशु हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। नेवासा के बाद हम देखते हैं हथनौरा। हथनौरा कहाँ पे है, तो हथनौरा नर्मदा घाटी क्षेत्र में है, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के नर्मदा घाटी क्षेत्र में क्या है, हथनौरा है। हथनौरा से हमें क्या मिला है, तो हथनौरा से सबसे प्राचीन हाथी हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। हथनौरा से सबसे प्राचीन हाथी हड्डियों के प्रमाण मिले हैं, यानी कि प्राचीनतम हाथी हड्डी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, हथनौरा से। तो हम लोग याद रखेंगे कि हथ से हथनौरा और हथ से हाथी, ठीक है, यानी कि दोनों का नाम मैच कर रहा है। तो हाथी के प्राचीनतम हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, हथनौरा से मिले थे। ठीक है, यहाँ पर हाथियों के 2 प्रजाति के बारे में बात किया गया है। हाथी की कितनी प्रजाति के बारे में बात किया गया है, 2 प्रजातियों के बारे में बात किया गया। एक स्टेट गार्ड गणेश, एक प्रजाति कौन सी मिली, स्टेट गार्ड गणेश, और दूसरी प्रजाति मिली एलिरफास हिसुडिरिज्म। तो ये 2 तरह की प्रजातियां मिली हैं। स्टेट गार्ड गणेश से इसकी ये जो दूसरी प्रजाति है वो नवीनतम थी। हथनौरा में हम लोग देखेंगे कि एकमात्र मानव खोपड़ी का प्रमाण जो मिला है वो भी कहाँ से मिला है, हथनौरा से मिला है। हम लोग इसके पहले ये चीज़ देख चुके हैं कि मानव खोपड़ी का प्रमाण हमें एक ही जगह से मिला है, और मानव खोपड़ी का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, हथनौरा से मिला है। तो ये हम लोग देख लेंगे कि जहाँ से हाथी मिला है वहीं से मानव का खोपड़ी मिला है, तो हथनौरा से हमें मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। हथनौरा के बाद अब हम देखेंगे मैहर। मैहर कहाँ पे है, तो मैहर है सतना, मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश के सतना जिले में क्या है, मैहर है। ठीक, मैहर की क्या विशेषता रही, तो मैहर की विशेषता में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्वार्जाइट पत्थरों के स्थान पर कैल्सिडोनी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। क्वार्जाइट पत्थरों के स्थान पर कैल्सिडोनी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, और हैंड एक्स के स्थान पर क्लीवर का इस्तेमाल किया गया। हैंड एक्स के स्थान पर क्या किया गया, क्लीवर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर अधिक मात्रा में कैल्सिडोनी और क्लीवर का इस्तेमाल देखा गया है, यानी कि साक्ष्यों से ये पता चलता है कि यहाँ पर कैल्सिडोनी। मैहर के बाद अब हम लोग भीमबेटका देखेंगे। मैहर के बाद भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका स्थित है।
भीमबेटका का महत्व का उजागर किसने किया था? तो वीएस वानकर ने किया था 1958 में। भीमबेटका के महत्व का उजागर 1958 में वीएस वानकर के द्वारा किया गया था। भीमबेटका से हमें क्या प्राप्त होता है, कौन से साक्ष्य मिलते हैं? तो भीमबेटका से गुफा चित्रकारी यानी प्रथम गुफा चित्रकारी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो भीमबेटका से मिलते हैं। प्रथम गुफा चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो भीमबेटका से मिलते हैं। जब हम लोग देखेंगे कि गुफा में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, तो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में गुफा चित्रकारी के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। केवल उच्च पुरापाषाण काल में हमें साक्ष्य मिले हैं गुफा चित्रकारी के। तो इसलिए हम लोग भीमबेटका को उच्च पुरापाषाण स्थल भी कह सकते हैं। इसलिए हम लोग भीमबेटका को क्या कह सकते हैं? उच्च पुरापाषाण स्थल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रथम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका के बाद हम देखेंगे बेलन घाटी को। भीमबेटका के बाद बेलन घाटी को। बेलन घाटी कहाँ है? तो बेलन घाटी मिर्ज़ापुर, बनारस और इलाहाबाद क्षेत्र में फैला हुआ है। बेलन घाटी मिर्ज़ापुर, बनारस और इलाहाबाद क्षेत्र में फैला हुआ है और ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। इसकी क्या महत्वता है? बेलन घाटी की क्या महत्वता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल के पूरे 100 स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। पूरे 100 स्थल बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं प्राग ऐतिहासिक काल के। और उन 100 स्थलों में से 44 स्थल निम्न पुरापाषाण काल के स्थल हैं। 100 स्थलों में से 44 स्थल जो है वो निम्न पुरापाषाण काल के स्थल हैं। इन 44 स्थलों में से एक स्थल है लोहनद नाला। एक स्थल क्या है? लोहनद नाला। लोहनद नाला से एक सामान की प्राप्ति हुई है। उस सामान को हमारे विद्वान ने या तो सुराग करने वाला उपकरण या फिर मातृ देवी की प्रतिमा बताते हैं। या तो वो सुराग करने वाला उपकरण है या फिर मातृ देवी की प्रतिमा है। मातृ देवी की प्रतिमा के आ जाने से यहाँ पर पूजा की संभावना होती है, यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय पूजा की संभावना हो सकती है कि लोग पूजा किया करते थे। बेलन घाटी के बाद हम लोग देखेंगे मिर्ज़ापुर को। मिर्ज़ापुर कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर यूपी के बेलन घाटी में स्थित है। मिर्ज़ापुर कहाँ स्थित है? तो यूपी के बेलन घाटी में मिर्ज़ापुर स्थित है। और मिर्ज़ापुर से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो मिर्ज़ापुर से भी गुफा चित्रकारी के ही साक्ष्य मिले हैं। मिर्ज़ापुर से भी हमें क्या मिला है? तो गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। और गुफा चित्रकारी हम लोग देखेंगे पटने या फिर भदने। पटने या फिर भदने। कहीं पे आप देखेंगे तो पटने देखने को मिलेगा, कहीं पे देखेंगे तो भदने देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। पटने से क्या चीज़ का साक्ष्य हमें मिला है? तो पक्षी अंडे के कवच पर चित्रकारी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो पटने या फिर भदने से। यानी कि पक्षी के अंडे जो होते हैं उसका ऊपर ही जो कवच वाला पार्ट होता है उस पर चित्रकारी का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला है? पटने या फिर भदने से मिला है। पक्षी के अंडे के कवच पर चित्रकारी के साक्ष्य हमें मिले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रानी घुंडे टीला। रानी घुंडे टीला ये आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है। रानी घुंडे टीला में क्या साक्ष्य मिला है? तो यहाँ भी चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। चित्रकारी के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं पलवरम। पलवरम कहाँ पे है? तो चेन्नई, जिसे हम पूर्व में मद्रास भी कहा करते थे, तो चेन्नई तमिलनाडु में पलवरम स्थित है। पलवरम की खोज किसने की थी? इसके पहले भी हम इसे देख चुके हैं। तो पलवरम की खोज रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 1963 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 1963 ईस्वी में किसकी खोज की थी? तो पलवरम की खोज की थी। पलवरम से ही प्रथम पुरापाषाण के साक्ष्य मिलते हैं। प्रथम पुरापाषाण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो पलवरम से मिलते हैं। ये भी हम पहले देख चुके हैं। पलवरम के बाद देखते हैं अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम भी तमिलनाडु में ही स्थित है। अतिरमपक्कम जो है वो सोहन क्षेत्र के जैसा ही है बिल्कुल भी। यहाँ पर
हमें क्या मिला, तो पूर्ण हैंड एक्स मिला। क्या मिला, पूर्ण हैंड एक्स, यानी कि पूरा एक कुल्हाड़ी मिला जिसमें ऊपरी निचला सब पार्ट क्या था कि सही था, पूरा का पूरा हमें पूर्ण हैंड एक्स मिला है। इसके बाद सोहन क्षेत्र के जैसे ही अतिरम पक्कम में भी निम्न पूरा पाषाण काल के अत्यधिक साक्ष्य मिले हैं। निम्न पूरा पाषाण के अत्यधिक साक्ष्य मिले हैं और ये अत्यधिक साक्ष्य होने के कारण अतिरम पक्कम के साक्ष्य के आधार पर भी और सोहन क्षेत्र के साक्ष्य के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि निम्न पूरा पाषाण को भी 5 भागों में बांट देते हैं। वो कौन सा हो जाएगा, प्री सोहन, अर्ली सोहन, मेच्योर सोहन, लेटर सोहन और एवेल्यूएट सोहन। ये हम लोग इसके पहले सोहन क्षेत्र में जब पढ़ रहे थे तब इसको हम वहाँ पे देखे थे और यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोगों का जो पूरा पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है वो अब खत्म हो गया है। जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा।